पीएम मोदी ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि काम करना किसे कहते हैं और विपक्ष के जो लोग पीएम मोदी के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे वो अब कैसे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के नियंत्रण में होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी ही एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि पीएम मोदी का डंका दुनिया भर में बज रहा है। अब अमेरिका भी पीएम मोदी से मदद मांग रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट यूथ के बीच भारत कुछ गरीब अफ्रीकी देशों के लिए माई बाप तक बन गया। बीते 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के दौरान भारत ने अफ्रीका के कई देशों को भर भर कर चावल दिया है, साथ ही इमरजेंसी मेडिकल किट के साथ साथ दवाएं भी दी है। इन देशों में अफ्रीकी देश बुर्किना फासो, सियरा लियोन, मलावी, तंजानिया के साथ साथ एशियाई देश अफगानिस्तान भी शामिल है। जब से खाड़ी में युद्ध शुरू हुआ है तब से ही भारत को तेल और गैस की सप्लाई में बाधा आ रही है, लेकिन भारत ने अमेरिका और ईरान समेत खाड़ी के ज्यादातर देशों से बात करके संकट से निकलने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी शुरू कर दिए थे। इस दौरान भारत ग्लोबल साउथ के देशों की मदद देने के लिए भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रहा। भारत की इस दरियादिली की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत अब केवल हथियारों का खरीदार देश ही नहीं रहा, बल्कि ये हथियारों का बड़ा निर्यातक देश भी बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का वार्षिक रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में सालाना 62% के पार जा चुका है। ये रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया। भारत के रक्षा निर्यात में वित्त वर्ष 2025-26 में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में डिफेंस एक्सपर्ट का आंकड़ा जो रिकॉर्ड था वो 38,424 करोड़ तक पहुंच गया। ये पिछले वित्त वर्ष में बता दें कि 23,622 करोड़ रुपए के मुकाबले 62% ज्यादा है। सरकार के अनुसार इस उपलब्धि में रक्षा, सार्वजनिक उपक्रम और निजी क्षेत्र दोनों का अहम योगदान रहा। कुल निर्यात में डीपीएसयू का हिस्सा 54% और निजी कंपनियों का 45% रहा। वहीं समुद्र में भी भारत जलवा दिखा रहा है। समुद्र में भारत की ताकत पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में आईएनएस तारागिरी और परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को भारतीय नौसेना में शामिल किया। ऐसे में विपक्ष के जो लोग पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं उनके लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। वहीं आप दर्शक अगर पीएम मोदी के कामों से खुश हैं और मानते हैं कि देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है तो कमेंट में यस वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति, वेस्ट एशिया की अशांति का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की दिक्कतें बढ़ गई हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर भी भारत ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जो है वो ऐसे वक्त पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आज जब भरोसे की जरूरत है तब कांग्रेस भय और अफवाह फैलाने में जुटी हुई है। कांग्रेस सियासी फायदा लेना चाहती है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। भारत में जनता पर बोझ नहीं पड़ रहा, लेकिन कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लग रहा। वो अफवाह फैला रही है। वहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के एक दिन बाद सांसद राघव चड्ढा ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने शुक्रवार को एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। राघव चड्ढा ने कहा है कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। यही नहीं, उन्होंने इस मैसेज के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। राघव चड्ढा का वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से पलटवार किया गया। आपके दिल्ली चीफ सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जो डर गया समझो मर गया। वहीं केंद्रीय मंत्री द्वारा आयोजित डिनर पार्टी में यूबीटी के 2 सांसदों के शामिल होने पर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के सांसद नागेश और संजय देशमुख इस डिनर पार्टी में शामिल थे। इस पार्टी का आयोजन केंद्रीय मंत्री और शिवसेना शिंदे सांसद प्रताप जाधव ने किया था। इन सांसदों का कहना है कि प्रताप जाधव की शादी की सालगिरह के मौके पर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। इसी के चलते वो पार्टी में शामिल हुए। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता बीजेपी का साथ दे रहे हैं। हाल ही में असम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं अब राघव चड्ढा को लेकर भी चर्चा तेज है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं और ट्रंप के आगे सरेंडर करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इस साल भारत ने कुल 38,424 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण और हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं।
ये पिछले साल की तुलना में करीब 63% ज्यादा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बड़ी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया के लिए हथियार बनाने का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को बनाने में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने मिलकर काम किया है। जहां एक तरफ सरकारी कंपनियों के निर्यात में 151% की जबरदस्त तेजी आई है, वहीं निजी कंपनियों ने भी करीब 17,353 करोड़ रुपए का सामान विदेशों से बेचा है। कुल निर्यात में सरकारी कंपनियों का हिस्सा करीब 55% और प्राइवेट सेक्टर्स का हिस्सा 45% रहा है। ये आंकड़े सिर्फ यही बताते हैं कि भारत में बनी चीजों पर अब दुनिया का भरोसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों की बात की जाए तो भारत का रक्षा निर्यात लगभग 3 गुना बढ़ गया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दर्शकों, मिडिल ईस्ट युद्ध में अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है। उसे इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। इसी दौरान अमेरिका को भारत और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी की याद आने लगी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल से भी ज्यादा पुराने एक बयान को पोस्ट करके भारत और अमेरिकी साझेदारी का गुणगान किया। भारत में अमेरिकी दूतावास ने ट्रंप के 13 फरवरी 2025 के बयान और उनके और प्रधानमंत्री मोदी के जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि एक ऐसा पल जो अमेरिका और भारत की साझेदारी की मजबूती और हमारे नेताओं के बीच घनिष्ठ रिश्तों को दर्शाता है। वहीं एक दिन पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जिया गोर ने अमेरिका जाकर दोनों देशों के रिश्तों की घनिष्ठता की दुहाई दी थी। फिर गुरुवार को अमेरिकी दूतावास को भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की ऊंचाइयों वाले दिन याद आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने के लिए भारत और खास तौर पर पीएम मोदी से किसी तरह की मध्यस्थता की उम्मीद तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब पश्चिम एशिया में लड़ाई उनकी उम्मीद से काफी लंबी खिंच गई, तब जाकर उन्होंने पहली बार पीएम मोदी को फोन मिलाया। उसी दौरान पाकिस्तान को बातचीत के लिए लगाया, लेकिन उस पर भरोसा करने के लिए कोई पक्ष तैयार नहीं था। भारतीय विदेश मंत्री ने संसद में पाकिस्तानी रोल को दलाली बताया, जो कि उसका चरित्र जाहिर करता है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके अमेरिका और ईरान के साथ इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी अच्छे संबंध हैं। दर्शकों, कांग्रेस के लोग ये कहकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और भारत क्यों गायब है। जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीने जैसे कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विदेश नीति को फेल बताया था, लेकिन पश्चिम एशिया संकट में खुद ही पंचायत करने के लिए उछल रहे पाकिस्तान से मुस्लिम देश कतर ने ही किनारा करना शुरू कर दिया है। ईरान युद्ध की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों के नाम पर कतर ने पाकिस्तानियों को जो वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी थी, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं ईरान और इजरायल ने पहले ही पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल दी है और अब अमेरिका भी भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को नियंत्रित कर रहे हैं, उनसे अमेरिका ने ये मुद्दा भी छीन लिया, क्योंकि भारत में अमेरिकी दूतावास ने ट्रंप के 13 फरवरी 2025 के बयान और उनके और पीएम मोदी के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि एक ऐसा पल जो अमेरिका और भारत की साझेदारी की मजबूती और हमारे नेताओं के बीच घनिष्ठ रिश्ते को दर्शाता है। एक तरफ तो ट्रंप पीएम मोदी को फोन लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी दूतावास को भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की ऊंचाइयों वाले दिन याद आ रहे हैं। ऐसे में देश के लोग राहुल गांधी की इस बात पर भरोसा कैसे करेंगे कि ट्रंप पीएम मोदी को नियंत्रित कर रहे हैं, ये देखना होगा। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब एक्सपोज हो चुके हैं कि वो आम आदमी बिल्कुल भी नहीं है। अब वो खास आदमी बन गए हैं। वहीं अपने आप को आम आदमी का मसीहा कहने वाले केजरीवाल अब सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जो उच्च सदन में जनहित से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे, उन्हें आम आदमी पार्टी बोलने नहीं देना चाहती। दरअसल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब सांसद अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के उपनेता होंगे। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से कहा है कि राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर बोलने का मौका ना दिया जाए, यानी अब उनके राज्यसभा में बोलने की टाइमिंग पर भी
कैची चलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों की माने तो संसद में उनको बोलने के लिए आवंटित समय में भी कटौती होने वाली है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय में राघव चड्ढा संसद में लोगों से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे थे, जिसमें एयरपोर्ट पर 10 रुपए की चाय से लेकर डिलीवरी बॉय के मुद्दे भी शामिल हैं। इसी बीच उन पर ये एक्शन लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों की माने तो राघव चड्ढा पार्टी से चर्चा किए बिना कुछ मुद्दों पर बोल रहे थे। वो राज्यसभा में किन मुद्दों पर बात रखने वाले हैं उनकी जानकारी भी पार्टी को वो नहीं देते थे। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर उनको चेतावनी भी दी थी। हालांकि पार्टी की ओर से अब तक उनके खिलाफ किए गए एक्शन के पीछे कोई भी कारण साफ नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के इस फैसले के पीछे अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन के तहत काम न करना वजह बताया जा रहा है। गौरतलब है कि सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं लंबे समय से चल रही है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की लाइन से अलग बात करते हैं। यही नहीं, हाल ही में जब आम आदमी पार्टी मुख्य और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के शराब कांड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने की बात सामने आई थी, उस समय भी राघव चड्ढा की ओर से कोई भी बयान नहीं दिया गया था। तभी से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि राघव चड्ढा का मोह आम आदमी पार्टी से भंग हो चुका है। वहीं राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा उपनेता के पद से हटाए जाने के फैसले को लेकर आप सांसद संजय सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया तो संजय सिंह ने कहा कि जो भी बताना था वो राज्यसभा सचिवालय को बता दिया गया है। राज्यसभा सचिवालय को पार्टी का जो फैसला था उससे अवगत करा दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लिखे पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने के लिए समय आवंटित न किया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा है कि एक वक्त था जब राघव चड्ढा आपका चेहरा थे, तेज बोल, तीखे सवाल, केजरीवाल के सबसे करीबी। आज वही चेहरा सदन में पार्टी की तरफ से बोलने लायक नहीं रहा। अंदरूनी कलह, पावर शिफ्ट या फिर नया गेम प्लान, आप वालों के लिए आज का दिन थोड़ा कड़वा मीठा हो गया होगा। वहीं राजन खान नाम के एक यूजर ने ये लिखा है कि इनको बीजेपी खुद सदन में मुद्दे उठाने को बोलती होगी, ये उठाना है, फिर हम उन मुद्दों को जनता के हित में सही कर देंगे, उसके बाद तुम फेमस हो जाओगे, फिर पंजाब में सीएम चेहरा बनकर पेश कर देंगे। गजब राजनीति है। पार्टनर की राजनीति बाईपास से होकर निकलेगी। वहीं एक दूसरे यूजर ने यह लिखा है कि राघव चड्ढा को मोदी जी की सरकार अच्छी लगती है और राघव कभी भी आपके प्रोग्राम में नहीं दिखते। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ताकत मजबूत हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एच.एस. फुल्का अब भाजपाई हो गए हैं। एच.एस. फुल्का ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया था। वो साल 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और 5 साल बाद यानी कि साल 2019 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अब फुल्का बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब राघव चड्ढा भी बीजेपी में शामिल हो गए तो इस बार पंजाब में बड़ा खेल हो सकता है। दशकों केरलम की शांत वादियों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते कुछ दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अचानक ही उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे राज्य की राजनीति में अशांति पैदा हो गई। लेफ्ट और कांग्रेस के बीच राजनीतिक महासंग्राम शुरू हो गया है। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक पहले राज्य में इंडी गठबंधन के 2 बड़े घटक दल कांग्रेस और वामपंथी दल एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे हैं। इस विवाद के केंद्र में है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिनके हालिया बयानों ने केरल की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर किए गए तीखे हमलों के बाद अब सीपीआई ने इन सब पर कड़ा पलटवार किया है। केरलम के पतनमथिट्टा और कोझिकोड में रैलियों के दौरान राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पिनाराई को प्रधानमंत्री मोदी के नियंत्रण में बताया। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे नरेंद्र मोदी को ट्रंप नियंत्रित करते हैं, वैसे ही मोदी आपके मुख्यमंत्री को नियंत्रित करते हैं। पिनाराई अपने भ्रष्टाचार के कारण मोदी के दबाव में है। राहुल ने आगे आरोप भी लगाया कि LDAF सरकार अब वामपंथी नहीं बल्कि कॉर्पोरेट फंडेड सरकार बन गई है। उन्होंने सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी होने और उसकी जगह पीतल रखने का मुद्दा भी उठाया और पूछा कि भ्रष्टाचार के इतने आरोपों के बाद भी ईडी या सीबीआई मुख्यमंत्री से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। राहुल के अनुसार ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी और इस पार्टी के बीच में सीक्रेट डील है। वहीं राहुल गांधी के इन आरोपों पर एर्नाकुलम में CPIE सांसद P संतोष कुमार ने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया है। संतोष ने राहुल गांधी के बयानों को गैर जिम्मेदाराना और असत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केरल में एक अलग ही किस्म के प्राणी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि उन्हें कौन सलाह दे रहा है और वो कैसे इतने बेतुके बयान दे पा रहे हैं। संतोष
ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जमीन से कटे हुए नेता हैं जिन्हें केरल की वास्तविकता का पता ही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता बनने का दावा करते हैं तो वो उसी गठबंधन के साथियों पर इस तरह के हमले कैसे कर सकते हैं। केरलम चुनाव में भ्रष्टाचार और धार्मिक भावनाएं हमेशा से ही हावी रही है। राहुल गांधी ने सबरीमाला मंदिर के मुद्दे को उठाकर हिंदू मतदाताओं को साधने की कोशिश की, तो वहीं पिनाराई ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दफ्तरों पर कैश फॉर सीट यानी टिकट के बदले पैसे का आरोप लगाया है। विजयन ने यह दावा किया है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए कोई विचारधारा नहीं है और वो केवल अल्पसंख्यकों को डराने के लिए बीजेपी और हमारी पार्टी की साठगांठ का एक काल्पनिक डर दिखा रही है। केरलम की 140 सीटों पर 9 अप्रैल को बता दें कि एक ही चरण में मतदान होना है। वर्तमान में LDAF अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDAF एक बार बदलाव की उम्मीद लगाए बैठा है। राहुल गांधी का हार्ड हिटिंग अंदाज युवाओं और UDF कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है, लेकिन CPIE और CPAM की नाराजगी इंडिया गठबंधन की भविष्य की एकता पर भी सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि केरलम में मुकाबला मुख्य रूप से ALDAF और UDAF के बीच ही है, जबकि बीजेपी तीसरी शक्ति के रूप में पैर पसारने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या केरलम की जनता राहुल के भ्रष्टाचार वाले आरोपों पर यकीन करेगी या पिनाराई विजयन के विकास और सुरक्षा के मॉडल को तीसरी बार मौका देगी। इसका फैसला 4 मई को आने वाले नतीजों के दिन होगा। फिलहाल केरलम की चुनावी बिसात पर राहुल और वामपंथियों के बीच का ये फ्रेंडली फाइट अब एक कड़वे धर्म युद्ध में तब्दील हो चुका है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इंडी गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें